नमस्कार, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन सरगंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हूँ। आज आपसे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन यानी कि हेपेटाइटिस बी के बारे में बातें करूँगा। कोई भी वायरस जब लिवर के अंदर जाता है तो लिवर में एक तरह की इन्फ्लेमेशन होती है जिसको हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस दो तरह से हो सकते हैं, एक्यूट हेपेटाइटिस और क्रॉनिक हेपेटाइटिस। तो एक मान्यता के अनुसार अगर कोई भी इन्फ्लेमेशन 6 महीने से ज़्यादा चल रही हो तो उसको क्रॉनिक हेपेटाइटिस कहते हैं। तो हेपेटाइटिस बी जब भी पहली बार शरीर में घुसता है तो ये हो सकता है लिवर में एक्यूट इन्फ्लेमेशन पैदा करे, यानी कि एक्यूट हेपेटाइटिस पैदा करे, जिससे कि जॉन्डिस हो सकता है और इसको एक्यूट हेपेटाइटिस कहते हैं। जब भी ऐसा होता है तो इस चीज़ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि बॉडी की इम्यूनिटी इसको अपने आप ही ख़त्म कर दे। अनफॉर्चुनेटली अक्सर ऐसा होता है कि ये हेपेटाइटिस बी एक ऐसी स्टेज में, यानी कि जब बचपन में शरीर के अंदर जाता है तो बॉडी की इम्यून सिस्टम इतनी डेवलप नहीं होती है और बॉडी इसको निकाल नहीं पाती, तो ये शांति से बिना कोई सिम्टम पैदा किए लिवर के अंदर चुपचाप अपनी घर बना करके बैठ जाता है और ये धीरे धीरे लिवर के अंदर बढ़ता रहता है। इस स्टेज को क्रॉनिक हेपेटाइटिस कहते हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है कि जब भी एक क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो जाता है कि किसी भी कारण से जब लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन चल रहा हो तो लंबे टाइम से चलने के कारण इससे लिवर में एक परमानेंट डैमेज, क्रॉनिक हेपेटाइटिस जब चलता रहे तो लिवर सिरोसिस हो सकता है। हेपेटाइटिस बी में जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये लिवर के सेल्स के अंदर जा कर के इंटीग्रेट हो जाता है, हमारे बॉडी के डीएनए में इंटीग्रेट हो जाता है और बिना लिवर में कुछ खराबी पैदा किए लिवर में ट्यूमर यानी कि कैंसर पैदा कर सकता है। काफ़ी लंबे टाइम तक हेपेटाइटिस बी कम्प्लीटली एसिम्प्टोमेटिक होता है। जिस तरह से हमारे शरीर के अंदर हेपेटाइटिस बी आता है उसमें से सबसे कॉमन माता पिता के ज़रिए हमारे अंदर आना, यानी कि पेरीनेटल ट्रांसमिशन, अगर माँ को हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हो तो बच्चों में आने की संभावना। दूसरा, ब्लड के ज़रिए, यानी कि अगर कहीं हम ब्लड बैंक से असुरक्षित ब्लड ले रहे हैं जो कि स्क्रीन्ड ना हो उसके ज़रिए आ सकता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स यानी कि यौन संबंध से हो सकता है, ये सीमेन के ज़रिए ट्रांसमिट होकर के हो सकता है। ड्रग एब्यूज़र्स में जो मल्टीपल नीडल्स यूज़ करते हैं या जो ड्रग एब्यूज़र्स ना भी हों, हमारे देश के अंदर कई सारे छोटे गाँव में नीडल शेयर करने की प्रथा, यानी कि एक ही किसी व्यक्ति ने एक ही इंजेक्शन से 10 लोगों को टीका लगा दिया, इंजेक्शन लगा दिया और अगर एक हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हो तो बाकी 9 लोग भी उससे एक्सपोज होते हैं, एट रिस्क होते हैं। तो ये 4 मुख्य कारण होते हैं हेपेटाइटिस बी के फैलने के। एक बार हेपेटाइटिस बी शरीर के अंदर आ जाए तो जैसा मैंने बताया ये काफ़ी लंबे टाइम तक एक साइलेंट फॉर्म में बैठा रहता है। हेपेटाइटिस बी बॉडी में मल्टीप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका टेस्ट डीएनए होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस का डीएनए का टेस्ट होता है और लिवर में इससे डैमेज हो रहा है या नहीं हो रहा है इसका एक सिंपल सरोगेट मार्कर, इनडायरेक्ट मार्कर एसजीओटी, एसजीपीटी जो लिवर फंक्शन टेस्ट में आता है उसका बढ़ा होना होता है। तो इन दोनों चीज़ों के आधार पर हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट डिटरमिन होता है और इसके बड़े अच्छे गाइडलाइंस हैं। हर व्यक्ति जो हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हो उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि नंबर 1 हो सकता है कि ये बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में हो वायरस, या अगर एक्टिव है भी तो ये लिवर को डैमेज नहीं कर रहा है, तो हमें सही वक्त का इंतज़ार करना होता है ट्रीटमेंट का। लेकिन यदि आप हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हैं, आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं है, आपको रेगुलर फॉलोअप की ज़रूरत है, यानी कि साल में एक बार या 6 महीने में एक बार आपको जो डॉक्टर आपके बताएं वो ब्लड टेस्ट कराने की ज़रूरत है। लिवर का अल्ट्रासाउंड, सिंपल एक फाइब्रो स्कैन, ये इस चीज़ को बताते हैं कि लिवर में डैमेज होने की कितनी संभावना है और यदि लिवर में डैमेज ज़्यादा है तो उसका ट्रीटमेंट एक अलग सिलसिले से होता है, वो देने की ज़रूरत है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो हेपेटाइटिस बी के लिए बहुत ही कारगर दवाइयाँ उपलब्ध हैं। आज से 15 साल पहले जहाँ पर हम इंटरफेरॉन और ऐसे इंजेक्शन से इसका इलाज करते थे जिनके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा थे और उनका रिजल्ट भी काफ़ी पुअर था, अब हेपेटाइटिस बी का इलाज मुख्य रूप से गोलियों से होता है। लेविविडिन के फॉर्म में जो पहली गोली लगभग 20 साल पहले से अवेलेबल है, जब वो आई उसके बाद इसका ट्रीटमेंट रिवोल्यूशनाइज हो चुका है और आज के समय में जो हमारी मुख्य दवाइयाँ एंटेकावीर, टेनोफोवीर और टेनोफोवीर अल्फेनामाइड है। इसमें टेनोफोवीर अल्फेनामाइड इसकी लेटेस्ट दवा है जो बहुत ही कारगर है। हेपेटाइटिस बी का रेजिस्टेंस एक प्रॉब्लम होती है कि अगर लंबे टाइम तक ये दवा दी जाए तो इससे वायरस बचने के तरीके निकाल लेता है। टेनोफोवीर अल्फेनामाइड से रेजिस्टेंस सबसे कम होता है। तो ये दवा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है
इसके लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट यूजुअली लाइफ लॉन्ग होता है। जब भी ये ट्रीटमेंट शुरू होता है हम ये मान के चलते हैं कि इसको बंद करने की कुछ कंडीशंस होती हैं, बट हम ये मान के चलते हैं कि ये दवा शायद लाइफ लॉन्ग लेनी पड़े, बट ये दवा बहुत ही कारगर है। तो यदि आप कभी भी हेपेटाइटिस बी से संक्रमित पाए गए हैं या आपका लिवर फंक्शन टेस्ट में SGOT SGPT बढ़ा है तो अपना हेपेटाइटिस बी कराएं। आपके परिवार में यदि कोई हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो आप अपना हेपेटाइटिस बी टेस्ट कराएं, और जो आपको बताया जाए आपके डॉक्टर, फिजिशियन, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के द्वारा वो फॉलो करें। नहीं इलाज का ज़रूरत होने पर भी इसके लिए फॉलोअप चाहिए, और अगर इलाज का ज़रूरत हो तो इसके लिए लाइफ लॉन्ग इलाज चाहिए। और अंत में बचने के लिए सबसे कारगर उपाय टीका। आजकल कई सारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स में जन्म के समय में टीका लगाया जाता है, तो हम उम्मीद करें कि इसकी आगे वैक्सीनेशन इतना प्रिवेलेंट होगा कि ट्रीटमेंट की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन यदि आप संक्रमित हैं तो इसके लिए काफ़ी अच्छा इलाज उपलब्ध है, और इसके लिए आप ज़रूर अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को, अपने फिजिशियन को कंसल्ट करें। यदि इस वीडियो की जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स से, अपने रिश्तेदारों से इसको शेयर करें, और किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।